के 9:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हाथरस के भूलगढ़ी गांव से आप देख रहे हैं हमारी ये खास कवरेज, क्योंकि पूछता रहेगा आज तक आखिर सच पर पहरेदारी कब तक। और यही सवाल यहां से उठा रहे हैं क्योंकि पीछे की तस्वीरें यकीनन आज तीसरे दिन भी ऐसी हैं जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। इतनी ज्यादा पहरेदारी करके वो कौन सा सच है जिसको छिपाने की कोशिश यहाँ के प्रशासन की ओर से की जा रही है। इतने ज्यादा पुलिस बलों की मौजूदगी, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा हाथरस का पुलिस का अमला इसी गांव में लगा दिया गया है और बाकी शहर को छोड़ दिया गया है। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों यहां पर बनाई गई है? पीछे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख पाएंगे कि भारी तादाद में यहां पर पुलिस बलों की मौजूदगी है और चारों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। अंदर किसी की एंट्री नहीं दी जा रही है। महिला पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे भारी तादाद में। यहां से जैसे जैसे इस सड़क से होते हुए अंदर गांव की ओर आप जाएंगे, हर जगह पुलिस इतनी भारी तादाद में तैनात की गई है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको बताते चले, राहुल गांधी आज दोपहर के बाद यहां पर आ सकते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया है अपने सांसदों के साथ वो निकलेंगे राजधानी दिल्ली से। हालांकि परसों भी आने की उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उसमें प्रशासन ने कामयाब नहीं होने दिया था। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखिए ये लोग यहाँ पर लगातार अंदर जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंसाफ की बात कर रहे हैं, हाथरस की निर्भया की। और बड़ी खबर यह है, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती ने भी आपको बता दें ट्वीट करके निशाना साधा है सरकार पर और साथ ही राष्ट्रपति के दलित होने की दुहाई देकर उनसे गुजारिश की है मामले की जांच की। तो पॉलिटिक्स में पूरे मामले पर जमकर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जो न्याय की बात है, वो इंसाफ की बात है, उसको लेकर पार्टियां आखिर उतनी संवेदनशील और गंभीर दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले में कहीं ज्यादा हो रहा है, इंसाफ की बात कम हो रही है। दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार की पैनी नजर है, हालांकि उनके अधिकारियों की ओर से जो किरकिरी कराई गई है पूरे मामले में वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद भी हाथरस से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऊंची जातियों की पंचायत बैठी थी और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, इसके बारे में और भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवेंद्र, आपका रुख करते हुए, आज चूंकि एसआईटी की टीम का तीसरा दिन है, आज भी वो पूछताछ कर रही है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दीजिए। क्या पूरे 7 दिनों तक, जब तक ये पूछताछ जारी रहेगी, तब तक ऐसी ही स्थिति बनाकर यहाँ पर रखेगा प्रशासन? क्या जानकारी शिवेंद्र मिल रही है और क्या ऊपर से आदेशित है ये सब कुछ? देखिए, ऊपर के आदेश के बगैर यूपी में अदरवाइज भी कुछ नहीं होता और उसी का नतीजा है कि इतनी संवेदनशील मुद्दे पर भी पुलिस की कोशिश ये है कि किस तरह से उसको किले में बदल दें ताकि इस पर कोई विपक्षी पार्टियां और मीडिया न पहुंच पाए। रही बात एसआईटी जांच की, तो एसआईटी जांच के 2 दिन पूरे हुए हैं, तीसरा दिन आज शुरू हुआ है। 7 दिन में रिपोर्ट दी जानी है और जब तक ये रिपोर्ट नहीं जाएगी, जब तक ये जाँच पूरी नहीं होगी, तब तक स्थिति कमोवेश यही बनी रहने वाली है। वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी और इसमें जिस तरह के टेस्ट, नार्को टेस्ट करने की बात है, पूछताछ की बात है, उससे ये दिखाने की, ये जानने की कोशिश है कि क्या वाकई इस पूरे मसले में जिस तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं उसी तरह की बातें सच हैं या फिर इसमें कुछ और है। इसी के चलते पीड़ित परिवार का भी होना है, क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है, ऐसा शक है पुलिस को और इसीलिए पुलिस उनका भी नार्को टेस्ट करना चाहती है जिससे कि पता चल सके जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। क्या वो अधिकारी जिन्होंने क्रिमिनेशन किया वो लोग सच बोल रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश होगी। और इन सब बातों के लिए ही ये पूरा नार्को टेस्ट और तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और इसके अलावा भी इस पूरे मामले में जो उच्च स्तरीय अंदर जांच हो रही है उसमें ये पता करने की कोशिश हो रही है कि कौन कौन अधिकारी ऐसे थे जो बिल्कुल लापरवाह हो गए थे और उन्होंने बेअंदाज तरीके से उस देर रात में, रात के अंधेरे में क्रिमिनेशन कराया। हालांकि ऊपर के आदेश के बगैर वो भी नहीं हुआ था, क्योंकि एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर जैसे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि जब तक कि ऊपर से आदेश न हो वो कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, मान्यता के विरुद्ध जाकर के इस तरह की हरकत करें। लेकिन ऐसा किया गया, तो आखिर कौन लोग थे? तो इसलिए एक बात और चित्रा तय है कि इस पूरे मामले में बड़ों पर भी गाज गिरेगी, यानी डीएम और एसडीएम देर सवेर उनका जाना तय है। वो कब आदेश होगा ये देखने की बात है, क्योंकि जितनी देरी आप करते हैं न्याय लेने में, एक्शन लेने में, उतनी देरी से आपको डैमेज होता है, उतना डैमेज होता है। और इसी का और एसडीएम की गुंडागर्दी की तस्वीरें तो पूरा देश देख रहा है। यहाँ पर किस तरह से एक महिला सांसद को गिरा दिया उसने, मेरे साथ बदसलूकी की। सवाल यही है कि आखिर कब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैं फौरन आपके पास आऊंगी अभिषेक आनंद, लेकिन उसके पहले दरअसल नार्को टेस्ट को लेकर, जो पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराए जाने की भी बात कही जा रही है, उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अब
दरअसल वादी और प्रतिवादी दोनों का नार्को टेस्ट होगा। 5 पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन, कुछ पुलिस कर्मियों का भी नार्को टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट की बात आई है। ये सब कुछ करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है? वो कौन सा वीडियो है जिसको आधार बनाकर बार बार बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि देखिए मामला तो कुछ और था, इसको कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम बातों को बताती हुई अब हमारी अगली ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस केस में यूपी सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस और पीड़ित परिवार का होगा नार्को टेस्ट। पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट पर उठे सवाल। पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट क्यों? अमूमन किसी आपराधिक गुत्थी को सुलझाने के लिए आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाता है, लेकिन हाथरस केस में एसआईटी की सिफारिश पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया। ये फैसला है कि पुलिस वालों और पीड़ित परिवार के पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट का। खुद पीड़िता और पीड़िता के परिवार के बयानों के वीडियो सामने आए हैं। शुरुआती वीडियो में पीड़िता ने गैंगरेप की बात नहीं कही। वारदात के 8 दिन बाद के वीडियो में गैंगरेप का आरोप है। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं ले रही थी तो एकदम ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश तो मना करी, सोच से गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। इसी तरह पीड़ित परिवार की तरफ से 2 तरह के बयान सामने आए। बात है कि मैं मेरी बहन और मम्मी हम लोग चारा लेने गए थे, तो चारा मैं तो घर पे डालने गया था। मम्मी मेरी घास खोद रही थी, मेरी बहन भी खोद रही थी। तो मम्मी थोड़ी आगे चल के खोद रही थी और बहन थोड़ी पीछे थी। तो ठाकुर का लड़का एक संदीप नाम का मेरी बहन को उसने गला घोट कर मारने की कोशिश की। कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। मैं आपको हमेशा से एक ही बात बोल रहा हूँ, 14 तारीख से लेके 22 तारीख को मेडिकल जांच होती है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है तो आप बताइए उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी, वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई गई थी। दरअसल पोस्टमार्टम, मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस गैंगरेप के आरोपों से इनकार कर चुकी है। हालांकि पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा एफआईआर में जोड़ी गई है। मैं बताया था कि उसकी माँ और वो खेत पे काम कर रही थी, चारा काटने गई थी, तो किसी ने उसको मारने की नीयत से, गला दबा करके मारने की नीयत से उस पर हमला किया। और 14 तारीख को ही 307 और SC एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई। और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था, उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। इन्हीं विरोधाभासी बयानों की वजह से एसआईटी ने नार्को टेस्ट की सिफारिश की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नार्को टेस्ट मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। फिर इस आदेश का क्या होगा? हाथरस से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।
नार्को टेस्ट मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। और आपको ये भी बताते चले कि दूसरी तरफ यहाँ पर ऊंची जातियों की बड़ी पंचायत में अलग अलग तरह के निर्णय, पुलिस वालों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मीडिया अजीब सा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है हाथरस में। यकीन नहीं होता कि जब एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है, तफ्तीश आगे बढ़ी है, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर गाँव में बन सकती है। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त अभिषेक आनंद, हमारे सहयोगी, जो पल पल की जानकारी लगातार बीते कई दिनों से आप तक हाथरस मामले की जानकारी पहुंचा रहे हैं। अब अभिषेक, अगला सवाल यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का रुख आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि अंदर अब जातीय वर्ग संघर्ष की स्थिति भी नहीं पैदा हो पाए, क्योंकि भारी तादाद में कल जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। आगे अब इस पूरे मामले को बढ़ता हुआ आप कैसे देख रहे हैं अभिषेक? जी चित्रा, बिल्कुल इस तरह की स्थिति में जब आप पीएसी तैनाती देख रहे हैं, एक गांव की किलेबंदी हो चुकी है, वहां मीडिया नहीं जा सकती है, वहां पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशंस नहीं जा सकते हैं। उस गांव से महज 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरीके से लोगों ने मीटिंग की है, पंचायत की है, ये सवाल उठाता है कि आखिर कानून व्यवस्था कर क्या रही है। इतनी बड़ी भीड़, कभी भी किसी भी सिचुएशन में इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। चिंगारी भड़कते देर नहीं लगती है। जिस तरह से कास्ट डिवाइड यहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरह से चीजें दो ध्रुवों में बांटने की कोशिश की जा रही है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है चित्रा। बिल्कुल सही कहा आपने, उस पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले जमकर अपनी फजीहत आधी रात की अंधेरगर्दी के जरिए यहाँ की पुलिस करवा चुकी है। हालांकि पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया गया है जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो कब नपेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शिवेंद्र, अब एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले वक्त में जांच के बाद एसआईटी टीम के गठन हो जाने के बाद स्थिति थोड़ी नियंत्रित हो जाएगी, मामले में एक भरोसा जमेगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। एसआईटी की टीम पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग अंदर से की जा रही है। आज तीसरा दिन है, अभी 4 दिन कल से और बाकी है जब एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगी, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन परिवार के भीतर एक असमंजस की स्थिति भी है और एक भरोसे की कमी भी दिखाई दे रही है। तो वो भरोसा सरकार कैसे पैदा करेगी, क्योंकि 7 दिनों की जांच के बाद परिवार अगर 8वें दिन ये कह देता है कि एसआईटी ने जो जांच पड़ताल की है, दरअसल हमको उस पर भरोसा नहीं है, हमसे गलत तरीके से लिखवाया गया, जो कि इस पूरे मामले में लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं पुलिस या लापरवाही पर, तो फिर 8वें दिन क्या होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शिवेंद्र, देखिए चित्रा, खास बात यह है कि शायद ये यूपी सरकार की पहली ऐसी एसआईटी होगी जो अपनी रिपोर्ट टाइम पर दे दे। एक बात तो ये साफ है, क्योंकि इतना ज़्यादा विपक्ष का, मीडिया का और हंगामा हो चुका है कि शायद रिपोर्ट ये टाइम पर आ जाए, और इस रिपोर्ट में जो आएगा उस पूरे मामले को बिल्कुल साफ तौर पर ये तय हो जाएगा कि इसमें क्या सच्चाई थी, और उसके लिए सारा ताना बाना बुना जा चुका है। और इसमें नार्को टेस्ट की जो बात है, उसके पीछे मंशा ये है कि आखिरकार साफ निकल करके सामने आ सके कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का मानना यह है कि पीड़ित परिवार इसमें बहुत सारी बातें छिपा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बात तय है कि जो बड़े अधिकारी जो इस पूरे लापरवाही में और गलत तरीके से क्रिमेशन करने में शामिल थे, उन पर भी शक है कि आखिरकार जल्दबाजी उन्होंने क्यों दिखाई। ये सब चीज़ें जांच में सामने आ जाएंगी और उसके खिलाफ एक्शन भी किया जाएगा। डीएम और एसडीएम का जाना तय है, शायद आज देर शाम तक ये एक्शन भी हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि इतने लंबे समय तक जो ये पूरा बवाल विवाद हुआ, उसके बाद जो सरकार की इमेज और सरकार की छवि को धक्का लगा है, उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये भी सरकार जानने की कोशिश कर रही है। और पीड़ित परिवार जो सबसे अहम कड़ी है इस पूरे मामले में, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, सरकार की छवि को जो धक्का लगा है उससे वो खुद को बचाएगी कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ की स्थिति आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा खराब नहीं हो, उससे कैसे निपटेगी सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। ये बड़ी कवरेज हाथरस के भूलगढ़ी गाँव से लगातार जारी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, लेकिन लगातार सवाल पूछता रहेगा आज तक इसी ग्राउंड जीरो से, आखिर सच पर पहरेदारी कब तक, आप देखते रहिए।